फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरने का ऐलान किया था कि तब तक वहां पे बैठेंगे जब तक हुकूमत जाने का फैसला नहीं कर देती। तो फिर अब बातें गर्दिश ये करना शुरू हो चुकी हैं कि आपने बैकडोर कोई डिप्लोमेसी की है, कोई रवाबित की है, जिसके बाद आप इस नताइज पे पहुंचे कि वापस जाना ही बेहतर है। इसकी तरदीद किस तरीके से करेंगे? देखिए, वो तो आज तरदीद करती है खान साहब ने जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है, और फ्रेंकली इमरान खान उस तरह के पॉलिटिशियन नहीं है जो बात और कर रहे हों और बात दूसरी कोई और हो। वो उनके दिल और जुबान में कोई इतना बड़ा फासला है नहीं, तो इसलिए जो बात उन्होंने कही है, मैं तो पर्सनली तो ऑब्वियसली मैं तो जेल में था और पीरपुर में शेलिंग वगैरह के हम तो वो भुगत रहे थे। तो जब यहाँ पे पहुंचे हैं और फिर यहाँ पे क्राउड के साथ थे, तो मैं तो साथ नहीं था, तो इसलिए मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली। लेकिन आज जो खान साहब ने बात की है, तो आई सी नो रीजन टू नॉट टू ट्रस्ट हिम। फवाद साहब, आज गवर्नमेंट ने कह दिया जी हम हर सूरत में 2023 तक जाएंगे, हम किसी सूरत में भी एक दिन पहले इलेक्शन नहीं कराएंगे, तो फिर 6 दिन बाद दमादम मस्कल अंदर। देखें, अब कल कोर कमेटी की मीटिंग है, देखते हैं उसमें डिस्कशंस होंगी। वैसे आज प्राइम मिनिस्टर खान साहब ने तो जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो उसमें यही बात की। अच्छा फवाद साहब, लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करते हैं। आप शेलिंग खाते रहे, आपकी फोटो सामने आई, आप लड़ते रहे, आप मार खाते रहे, मारते रहे, फुल आपने वहाँ पे फाइट की, उसके बाद आखिरकार आप इस्लामाबाद पहुँच गए, आपके साथी भी। लेकिन पंजाब से वो रिजल्ट नहीं आया जो रिजल्ट आना चाहिए था, इसकी क्या वजूहात बनी? बात यह है कि सच्ची बात है कि ये पीटीआई को मिलिटेंट पार्टी नहीं है, और ना ही हमारे जो लोग हैं वो इस तरह से ये एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए कि वो को पुलिस के साथ जो है वो उस तरह से लड़ेंगे जिस तरह शिद्दत पसंद जमातों के लोग लड़ते हैं। और ये होना भी नहीं चाहिए। किसी इतनी बड़ी जो सियासी जमात है, जो वफाकी सियासी जमात है, रियासत को उसको इस तरह पुश नहीं करना चाहिए कि हर पार्टी ये सोचना शुरू कर दे कि हमारा एक मिलिटेंट विंग भी होना चाहिए। अब आज मुझे पता है कि हर जो हमारे जो बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं, देखें जी ये तो पुलिस इस तरह से नहीं मुकाबला होता, तो आपको एक स्पेशल विंग्स क्रिएट करने चाहिए पुलिस के मुकाबले के लिए। इस तरह से अगर ये सोच पैदा हो जाए हर सियासी जमात में, और वो अपने इस तरह के विंग्स बनाने शुरू कर दें सब अटैच के, जिस तरह से JUI ने बनाई हुई है, जिस तरह से और मजहबी जमातों ने बनाया हुआ है, तो पाकिस्तान में तो क्या हो जाएगा। रियासत को के मुफाद में बिल्कुल नहीं है कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट जो है उसको रोके सियासी जमातों के, और ताकि सियासी जमातों को ये सोचने पे ना मजबूर करे कि वो मिलिटेंट विंग्स अपने क्रिएट करें। ये तो एक बहुत पाकिस्तान के लिए एक क्योटिक सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि करने को तो मिलिटेंट विंग तो हर एक बना सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। अपने ये क्लॉस क्रिएट करना या वो करना तो प्रॉब्लम नहीं होता। बट मेरी नज़र में हमें एक अपनी जो रियासत है, हुकूमत है, उसको इस पॉलिसी के ऊपर बहुत और फिगर की जरूरत है, और इसको इस तरह से नहीं उनको ये रवैया रखना चाहिए। फवाद चौधरी साहब, जिस तरह आज खान साहब ने ये बात की कि हमारे कारकुनान ऐसी तैयारी में नहीं थे, वो एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि हुकूमत इस तरह के हरबे आजमाएगी। आप 6 दिन की मोहलत देके वापस चले गए हैं, हुकूमत बज़िद है कि अपना टेनोर पूरा करेंगे। अब अगर आप वापस आते हैं और हुकूमत वही तरीका कार आजमाती है जो हुकूमत ने पहले आजमाया है, तो फिर स्ट्रेटजी क्या होगी? फिर धरना कैसे हो सकता है? खान साहब तो अभी खून खराबे से बचाव के लिए वापसी का रास्ता लेने पर आमादा हुए, तो अगली स्ट्रेटजी फिर किस तरह मजबूत होगी? सच्ची बात यह है कि अगली स्ट्रेटजी के ऊपर जो 6 दिन या 5 दिन है, मेरी को बड़ी डिटेल डिस्कशन नहीं थी, और जब वो डिटेल डिस्कशन होगी तो फिर कोई मैं अपनी ओपिनियन बता सकता हूँ कि क्या है, कैसे है, किधर हो रही है, क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये जो अगली जो डिस्कशंस हैं वो अब देखते हैं कि वो उसके ऊपर कैसे वो उन्होंने आगे बढ़ना है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, ये हुकूमत कभी भी इलेक्शन नहीं कराएगी और ये इसको लंबा लेके जाएंगे। और अभी भी जिस जो उनका रवैया है वो बड़ा वाज़ेह है कि वो तो इलेक्शन कमीशन पे भी उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया, अपने जाती लोग लगा लिए। उन्होंने इस पे नैब पे भी अब फवाद हसन फवाद और वो लोगों को लगाना चाह रहे हैं, और वो इदारों के ऊपर अपना कंट्रोल मुकम्मल करना चाह रहे हैं। इसलिए उनको फिलहाल कोई रेजिस्टेंस नहीं है लेजिस्लेशन में भी, और इस तरह से जो पॉलिटिकल रेजिस्टेंस जो है
वो जरूर है। लेकिन आप लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं, आप बेहतर नहीं समझते कि अगर आप पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होते तो मज़ाहमत बेहतर हो सकती थी, कानून साजी करवाने में हुकूमत को मुश्किलात भी पेश आ सकती थी? देखिए ये लेकिन फिर आप तहरीक नहीं खड़ी कर सकते थे। आपने जो तहरीक खड़ी करनी है उसके लिए जरूरी था कि आप पार्लियामेंट का हिस्सा ना होते, लेकिन हमेशा जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो उनमें एक पब्लिक मूवमेंट स्ट्रेटजी होती है और एक बैक एंड स्ट्रेटजी होती है। सो डेफिनेटली इसके ऊपर जो है वो गौर की जरूरत है, और इस हुकूमत ने तो देखें वही करना है जो उन्होंने पहले किया, इसका तो कोई हाल नहीं। इन्होंने वही अपने जो एक पाकिस्तान के ऊपर एक कब्जे का जो एक इनका है, और फिर पैसे कमाना, फिर बाहर जाना, इन्होंने तो अपने तब्दील नहीं होना। इन्होंने तो एक हफ्ते में फिर वही बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज दिमाग साहब ने देखे, तो पीटीआई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो इन मामलात के ऊपर एक बड़ी गहरी नजर से देखे, और आखिरी उम्मीद है इमरान खान और पीटीआई पाकिस्तान के लोगों की। अदरवाइज तो ये पाकिस्तान जो है वो अगले 20 साल जो है वो बिलावल भुट्टो और 20 साल मरियम नवाज के दरमियान फंस जाएगा, और इससे ज्यादा पाकिस्तान की तबाही मुमकिन नहीं है। वह सब सुनने में आ रहा है कि आप समेत जो हैं वो तकरीबन 80 के करीब पीटीआई के अहम रहनुमा जो हैं उन पर जो FIR दर्ज की गई हैं वो इसीलिए दर्ज की गई हैं कि अगले चंद दिन में आप लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन ये वो तो पहले भी किया है, अब भी जो है जाहिर है वो तो गिरफ्तारियां होंगी, लेकिन बहरहाल अभी देखते हैं इसमें किस तरह से मामला आगे बढ़ते हैं। मेरी नज़र में इसमें जो है वो एक बड़ी तगड़ी पॉलिसी की जरूरत है, और हम पाकिस्तान के अवाम को इन लोगों के रहमो करम पे नहीं छोड़। फवाद चौधरी साहब, जिस तरह आज IMF के कहने पे पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है, अब बिजली के फी यूनिट कीमत में भी 7 रुपए का इजाफा मुतवक्के है, तो आप क्या समझते हैं? जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है वो तो ये कहती है कि आपकी गलतियों को हम सुधार रहे हैं इसलिए मुश्किल फैसले करना पड़ रहे हैं, तो क्या ये वक्त की जरूरत थी बढ़ाना, या हुकूमत इसे रोक सकती थी? लेकिन ये पहली बात तो ये है कि गलती जो थी वो तो इसलिए बेवकूफाना बात है ना कि हर आदमी के पास इंटरनेशनल ऑयल प्राइस डाटा है, वो देख सकते हैं कीमतें बढ़ेंगी तो आपकी कीमतें बढ़ेंगी। हमारी स्ट्रेटजी में सिर्फ ये 30 रुपए का जो हमने दिया था रिलीफ, वो इसलिए मुमकिन हो पाया था कि हमने कोशिश की कि रूस से हम सस्ता तेल ले लें। इस इंटरनेशनल सिचुएशन इस तरह की थी कि रूस को जरूरत थी बाहर के लोगों की मदद की। रूस से अगर हमें तेल मिल जाता हम कंटिन्यू कर लेते, नहीं मिलता तो आपने बैन अवी प्राइस पे देना। इनसे जो असल में जो गलती हुई है, या जो भी इनकी चूंकि इंटरनेशनल प्रायोरिटीज बड़ी क्लियर है, दे वांट ये वेस्टर्न ब्लॉक में रहना चाहते हैं और हर कुर्बानी देने को तैयार है अमेरिका और वेस्टर्न ब्लॉक में रहने के लिए। अब उससे जाहिर है पहली शर्त ये थी कि आपने रूस के साथ निगोशिएशन खत्म करनी है, इन्होंने आते ही वो खत्म कर दी है। अब वहां से चूंकि कोई उम्मीद नहीं रही है हमें सस्ता तेल लेने की, तो आपने तेल तो महंगा करना। अच्छा फवाद साहब, एक आखिरी सवाल, चलें लॉन्ग मार्च के बाद आप इधर मसरूफ़ हो गए, उससे पहले आपको कोई बैकडोर राब्ते नज़र आए? कुछ कुव्वतें थीं जो बैकडोर राब्ते कारी थी, जो चाहती हों कि इलेक्शन हो जाएं और कुछ मामला ठीक हो जाएं? बैकडोर राब्ते तो हमेशा रहने चाहिए, ख़त्म भी नहीं होने चाहिए, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान को हमने कोई जो है वो एक क्योस में तो नहीं डालना, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान के अवाम की जो ख्वाहिशात हैं उनका एहतराम किया जाए और तमाम इदारे इसमें अपना किरदार अदा करें। बैकडोर राब्ते होने चाहिए, ख़त्म नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये राब्ते होना ज़रूरी है और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया फवाद हुसैन चौधरी साहब इसे अपना वक्त देने के लिए।